नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है देश जल रहा है। अगर सैटेलाइट से देखा जाए तो भारत कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मनुष्य की एक तापमान सहने की क्षमता होती है। अगर मनुष्य को 6 घंटे 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100% ह्यूमिडिटी में रखा जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। वहीं अगर ह्यूमिडिटी घटकर 50% और तापमान बढ़कर 43 डिग्री हो जाए तो तब भी मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। दोस्तों क्या आपको पता है गर्मी देश को गरीब बनाती है। आइए देखते हैं कैसे। भारत का 75% मतलब 4 में से 3 आदमी फिजिकल लेबर रिलेटेड काम करता है, जैसे खेती, मजदूरी, रेहड़ी पटरी, और ये काम चिलचिलाती धूप में भी कंटिन्यू रहता है। अर्थात अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर भारत 75% निर्भर है, जो हमारी जीडीपी का 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। गर्मी की वजह से प्रोडक्टिविटी 5 से 10% कम होती है, डिहाइड्रेशन होता है, जल्दी थकान महसूस होती है। अर्थात गर्मी की वजह से भारत काम ही नहीं कर पाएगा तो आगे कैसे बढ़ पाएगा। दोस्तों एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 20 करोड़ लोग हीट वेव का शिकार हो सकते हैं। आंकड़े कहते हैं कि 2030 तक इस प्रोडक्टिविटी लॉस का जीडीपी पर इम्पैक्ट 2.5 से 4.5% तक होगा। अर्थात ये $126 बिलियन पर ईयर हो सकता है। क्या आपको लगता है कि हमारे लीडर ये सब बातें नहीं जानते? ऑफकोर्स जानते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट हमारी प्राथमिकता बने तब तो कोई बात बने। चेंज एक रियलिटी है। सोनम वांगचुक सर लद्दाख में बैठकर पिछले 2 महीने से यही सब बता रहे हैं, लेकिन उनके प्रोटेस्ट को एड्रेस करने की बजाय 144 लगाकर उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। यह हमारे देश की सैड रियलिटी है, जिसे अनदेखा करना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। क्लाइमेट बहुत अनबायस्ड है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति से है, किस धर्म से है और किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम सोचते हैं एसी है ना, एसी चला लेंगे, लेकिन एसी से गर्मी कम नहीं होती बल्कि एसी से गर्मी बढ़ती है, क्योंकि एसी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और भारत में 76% बिजली थर्मल पावर प्लांट से यानी कोल से आती है, जिसे जलाकर हम एयर में CO2 रिलीज करते हैं और पोल्यूशन भी बढ़ाते हैं। वहीं हाल ही में दिल्ली के मुंगेशपुर में देश का अब तक का सबसे अधिक तापमान 52.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और दिल्ली के नरेला का तापमान 49.9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं देश के ज़्यादातर इलाकों में पारा 45 डिग्री से ऊपर ही बना हुआ है। तापमान बढ़ने की मुख्य वजह दिल्ली का अर्बन हीट आइलैंड में तब्दील होना है। आइए समझते हैं अर्बन हीट आइलैंड होता क्या है। एक ऐसा शहर या शहरी क्षेत्र कहलाता है जिसका तापमान ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा होता है, और यह अंतर दिन और रात के समय हो सकता है। आइए दोस्तों अब समझते हैं किसी शहर के अर्बन हीट आइलैंड में तब्दील होने के कारण। शहर में बनी इमारतें, फुटपाथ और सड़कें सूर्य से आने वाले प्रकाश को सोख लेते हैं और आसपास के वातावरण के तापमान को बढ़ाने में मदद करते हैं। पेड़ प्राकृतिक रूप से हवा को ठंडा करते हैं, लेकिन शहरों में डेवलपमेंट के नाम पर इन्हें काटा जा रहा है। ऊंची इमारतें हवा के प्रवाह को रोक लेती है, जिससे गर्म हवा ट्रैप हो जाती है। शहरों में वाहनों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले अधिक है, जिनसे निकलने वाला धुआं व गर्म हवा वातावरण को गर्म करता है। शहरों में तालाब, नदियां और हरी भरी जगहों का कम होना वाष्पीकरण को कम करता है, जिससे यहाँ गर्मी बढ़ती है। वहीं शहरों में प्रत्येक 100 में से 25 घरों में एसी है, जो घरों को अंदर से तो ठंडा रखते हैं लेकिन बाहर के वातावरण को गर्म कर देते हैं। दोस्तों ये तो बात हुई प्रॉब्लम की। अब आइए सॉल्यूशन पर बात करते हैं। अगर भारत के बढ़ते टेम्परेचर को कम करना है तो हमें ब्लाइंडली वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करना बंद करना होगा। हमें वेस्ट से जो नहीं सीखना चाहिए हम डेफिनेटली वही सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क की यह स्काईलाइन देखिए। यहाँ हमें कई ऊंची ऊंची कांच की बिल्डिंगें दिखती है। इससे यह लगता है कि कॉरपोरेट सक्सेस चाहिए तो कांच की बिल्डिंगों में ऑफिस जरूर होना चाहिए, और उसी आइडिया को हम ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं और भारत में भी ऐसी कांच की बिल्डिंगें बनने लगी है। यह कितना बेवकूफ़ी भरा आइडिया है ना। पता है न्यूयॉर्क में समर में एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि दिल्ली में 45 डिग्री और मुंबई जैसे शहरों में 37 से 40 डिग्री के बीच होता है। इसका मतलब इंडिया ज़्यादा गर्म भी है, ह्यूमिड भी है और ट्रॉपिकल भी है, जबकि न्यूयॉर्क में सर्दियों में बर्फ़ भी गिरती है। लेकिन हम सोचते हैं कि इन कांच की बिल्डिंगों से क्या ही असर होगा, लेकिन देखिए कांच की बिल्डिंगों से एक ही समय 2-2 सूरज बनते हैं। कांच की बिल्डिंग से जब सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होती है तो डबल लाइट मिलती है, और डबल लाइट मीन्स डबल हीट।
लेकिन हमने तो वेस्ट को कॉपी करना एक फैशन बना लिया है। और हम किसे कॉपी कर रहे हैं? उस सोसाइटी को जो फास्ट फूड के नाम पर हमें महीनों पहले बना बासी खाना खाने को कहते हैं। वो जो नेचर की इतनी इज्जत करते हैं, जो पेड़ों को काटकर उनसे कागज बनाकर अपनी टट्टी साफ करते हैं, जहां पर्याप्त पानी है, इजिली अवेलेबल है। वी हैव ए लोट टू लर्न फ्रॉम वेस्ट एंड मच मोर टू अनलर्न। कॉपी करना ही है तो हम सिंगापुर को क्यों कॉपी नहीं करते, जिनका क्लाइमेट भी हमसे मेल खाता है, जिनके पास भी स्पेस का प्रॉब्लम है। फिर बिल्डिंगें कुछ ऐसी दिखती है, वर्टिकल गार्डन होते हैं जिनमें कम से कम स्पेस का मैक्सिमम यूज होता है। हमें एक ऐसे माइंडसेट चेंज की जरूरत है। प्राचीन समय में हमारे गुरुकुल में बच्चों को सिखाया जाता था कि अपने जीवन काल में एक पीपल का पेड़, एक इमली का पेड़, 3 आंवला के पेड़ और 5 आम जरूर लगाएं। एक आम का पेड़ अपने पूरे जीवन काल में 271 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और 81 टन कार्बन ऑब्जर्व भी करता है। यह उतना ही कार्बन है जितना 5 एसी 1000 घंटे तक चालू रखने पर इमिट होता है। लेकिन ऐसा क्यों है दोस्तों? हम नेचर से जो लेते हैं वापस क्यों नहीं देते? हम पेड़ काट तो रहे हैं लेकिन लगा नहीं रहे हैं। इन दिस एरा सड़कों का जाल बिछा देना और बड़ी बड़ी इमारतें ही डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसे सुनियोजित नगरों की जरूरत है जहां हरियाली हो और हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल आ जा सके। गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए और जहां तक संभव हो साइकिल का प्रयोग किया जाए। यह कुछ ऐसे उपाय है जो डेवलप्ड कंट्री पहले से अपना चुकी है। अब पेरिस की गवर्नमेंट को ही ले लीजिए, उन्होंने एस्फॉल्ट को हटाकर पेड़ों को लगाया और साइकिल को प्रमोट किया। अगर हम भी यह उपाय करें तो हमें शहरों में रहने लायक अनुकूल वातावरण मिल सकता है। हमें नेचुरल तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, घरों में प्रॉपर वेंटिलेशन देना चाहिए, छतों को व्हाइट कलर से पेंट करना चाहिए ताकि सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया जा सके। इससे 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। और दूसरा अल्टरनेटिव, घरों की छतों पर ग्रीनली प्लांट करना, घास लगाना और पेड़ उगाना हो सकता है। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि आज के इस मॉडर्न जमाने में एसी का क्या अल्टरनेटिव हो सकता है? तो एसी का अल्टरनेटिव भी है, वो है रेडिएंट कूलिंग। रेडिएंट कूलिंग में दीवारों के अंदर पाइप बिछाए जाते हैं और उन पाइप से ठंडा पानी गुजरता है। जब दीवारों के अंदर ठंडा पानी गुजरेगा तो दीवारें ठंडी होगी और हमारा घर भी ठंडा होगा। दोस्तों यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नई बिल्डिंगों में इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन दोस्तों यह नई नहीं है, यह बहुत पुरानी है, क्योंकि पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने महलों को ठंडा रखने के लिए वाटर चैनल का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों यह कुछ ऐसे उपाय है जिससे आप गर्मी से तो बचेंगे ही, आपकी जेब का बोझ भी कम होगा और इन्वायरमेंट को भी कम से कम नुकसान होगा। तो दोस्तों सरकारों को और हमें दोनों को अपने अपने स्तर पर पर्यावरण को बचाने के प्रयास करने चाहिए और हमें अपने जीवन काल में 10 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। दोस्तों अगर अब भी हमने पर्यावरण को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया तो आने वाली पीढ़ी का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी आएगी हरियाली जब होगी पेड़ पौधों की रखवाली। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।